हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 70 ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है एक पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद पार्ट 19 इम्पोर्टेंट मिसलेनियस प्रोविजंस। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम पार्ट 21 जो है हमारा टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस के कवर नहीं करेंगे। हमने देखा था कुछ टाइम पहले कि आर्टिकल 370 जो है अबॉलिश कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जो स्टेट हुड है जम्मू एंड कश्मीर की वो खत्म हो गई है। अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है विद लेजिस्लेचर, और लद्दाख जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था उसको अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। बस इसमें आर्टिकल 370 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अदर स्टेट्स के जो प्रोविजन है हम इस सीरीज के अंदर नहीं पढ़ने वाले। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसके अंदर 3 प्रोविजंस हैं, 3 पॉइंट्स हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो हम देखते हैं कि इनिशियली जब कमेंट्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम लिखा गया था ये कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की तरह काम करेगी। एंड इंग्लिश शैल कंटिन्यू फॉर 15 ईयर फॉर द ऑफिशियल पर्पस बट लेटर एक्सटेंडेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो हम देखते हैं कि जो इंग्लिश को सिर्फ 15 साल के लिए ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाना था, बट उसके बाद जो पार्लियामेंट लॉ लेके आई और इसको एक्सटेंड कर दिया गया। देयरफॉर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो हम देखते हैं कि हिंदी तो देवनागरी स्क्रिप्ट में और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। जबकि अगर हम न्यूमरल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यूज किए जाते हैं फॉर द ऑफिशियल पर्पस। फिर एक कमीशन और कमिटी की बात होती है। तो कमीशन में कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट टू एग्जामिन द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस में ज्यादा यूज लाने के लिए कमीशन बनाया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। और एक उसके बाद कमिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर हाउस ऑफ पीपल के 20 मेंबर्स होंगे और राज्यसभा से हम जो देखते हैं 10 मेंबर्स होंगे। कमिटी कैन बी मेड टू रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। तो एक कमिटी बनाई जाएगी जो स्टडी करेगी कि रिकमेंडेशन जो दिए हैं कमीशन ने, और उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट करेगी प्रेसिडेंट को। तो हम अगर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करें तो हम देखते हैं कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश बोथ एज यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। जबकि अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड इंग्लिश विल बी यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट अंटिल। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश को यूज किया जाएगा एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट जब तक स्टेट लेजिस्लेचर चूज वन और मोर लैंग्वेजेस इंक्लूड हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। द चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू द लैंग्वेजेस एन्यूमरेटेड इन द 8th शेड्यूल। हम देखते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस हमारी 8th शेड्यूल के अंदर भी मेंशन्ड है। प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें से स्टेट लेजिस्लेचर चूज कर सकता है या उनके बाहर से भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर चूज कर सकता है, इंक्लूडिंग हिंदी। तो अगर जब तक वो चूज नहीं करता जब तक तो इंग्लिश तो यूज करी ही जाएगी। सेकेंड है इसके अंदर, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि सब्सटेंशियल पॉपुलेशन डिजायर करती है कि कोई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की जाए बाय द स्टेट, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि प्लीज आप इस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दें। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन इंग्लिश होगी, विल बी कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स। पर अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट चाहते हैं कि हिंदी यूज की जाए तो वो यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट आते हैं उनके लिए कौन सी यूज होगी, तो हम देखते हैं कि इंग्लिश यूज होगी फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल प्रोसीडिंग ऑर्डर एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट अंटिल ऑर्डर्ड बाय द पार्लियामेंट। तो हमने देखा अभी तक 4 हमने प्रोविजंस पढ़े इसके लिए, यूनियन के, स्टेट के, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन के और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के। तो हमने चारों में पाया कि हमारी जो लैंग्वेज है यूनियन की उसके अंदर हिंदी यूज हो सकती है और स्टेट्स अगर चाहें तो हिंदी यूज कर सकते हैं, पर इंग्लिश मेन हमारे ऑफिशियल पर्पस के लिए काम आ रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजंस मेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 2 स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। एक तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी and report to president at such intervals as he direct.
देन प्रेसिडेंट ले सच रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कोई अपॉइंट कर सकते हैं किसी स्पेशल ऑफिसर को कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऊपर रिपोर्ट बनाए और उनकी कंडीशन के बारे में प्रेसिडेंट को बताए। उसके बाद अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, तो प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं कोई डायरेक्शन टू द स्टेट कि आप प्राइमरी एजुकेशन जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को वो उनकी मदर टंग में ही प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द हिंदी लैंग्वेज। हम देखते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज पे हमने काफी जोर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, पर फिर भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज आ रही है फॉर द पर्पस। पर हम इसका हिंदी लैंग्वेज के लिए देख लेते हैं। यूनियन टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज एंड डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो यूनियन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करें और उसे मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनने का मौका दें। हम अगर 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो हिंदी लैंग्वेज है उस पर काफी कम जोर दिया जाता था और इंग्लिश ही हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती थी बाय द यूनियन। चाहे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी मिनिस्ट्रियल एड्रेस हो तो उसमें इंग्लिश ही यूज आती थी। पर आफ्टर मोदी जी गवर्नमेंट ये एक बहुत रिकमेंडेशन वाला आप काम कर सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो बड़े प्लेटफॉर्म पे और जो भी वो स्पीच देते हैं वो हिंदी में डिलीवर करते हैं, जिससे जो कॉमन मासेस हैं वो कनेक्ट हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द 8th शेड्यूल इन क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें, द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज 22 लैंग्वेजेस, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस। दीज आर असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो हम देखते हैं 22 लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई हैं। और अगर हम बात करें कि जो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था उससे ऐड करी गई थी। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया का इतना बड़ा रिच कल्चर है उसके अंदर हमने 22 लैंग्वेज को तो हमने स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन कर रखा है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस तो हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं हर पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपने। अगर क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो 2004 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि एक न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस भी हमें बनाना चाहिए और उनको नाम दिया क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेज का कि एक तो ये 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, इसमें एंशिएंट टेक्स्ट होने चाहिए, अगर कोई लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए कि उसके बारे में लोग लिखें या उस लैंग्वेज के अंदर आप कह सकते हैं टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हो, ओरिजिनल हो और कोई भी बोरो नहीं किया गया हो, आप कह सकते हैं अनदर स्पीच कम्युनिटी से। आप जो 1500 से 2000 साल अगर पुरानी अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम इसको 21st सेंचुरी माने तो आप करीब करीब हमारी 21st सेंचुरी है, तो आप 2000 साल पीछे चले जाए तो आप मान सकते हैं कि जब ईसा पैदा हुए थे, जीसस हम पैदा हुए थे, उसके बाद 100 साल बाद की बात करी जा रही है, तो मतलब 2000 साल बहुत पुराना पीरियड है। अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात की जाए तो तमिल है, इसमें तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है और संस्कृत है। और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडी। तो हम देखते हैं कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनको एड दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर देयर स्टडीज, फॉर मेकिंग अप द सेंटर्स। तो इस वजह से क्लासिकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर रोल इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। A pressure group is also called the interest group, is a group of people who are organized actively for promoting and defending their common interest। तो हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप को इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं और ये एक ग्रुप होता है जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है फॉर देयर कॉमन इंटरेस्ट। दे आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ये डिफरेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। कैसे? एज दे नाइदर कंटेस्ट इलेक्शंस नॉट ट्राई टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर, क्योंकि ना तो ये कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, ना ही पॉलिटिकल पावर गेन करने की कोशिश करते हैं। दे आर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड ऑफ देयर मेंबर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट।
तो इनका काम होता है कि अपना प्रोटेक्शन करना, प्रमोशन करना अपने सिर्फ इंटरेस्ट का, बाय इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट। अगर हम देखें कि किस तरह ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को, द प्रेशर ग्रुप रिजॉर्ट 3 डिफरेंट टेक्निक्स इन सिक्योरिंग देयर पर्पस। ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं। बाय प्लेसिंग पीपल इन पब्लिक ऑफिसेज हु प्रमोट देयर इंटरेस्ट कॉल्ड इलेक्शनरिंग। ये उन लोगों को प्रमोट करते हैं, आप कह सकते हैं पब्लिक ऑफिसेज के लिए जो इनका इंटरेस्ट प्रमोट करें, और इनको इसको इलेक्शनरिंग कहते हैं। या फिर परसुएट करें पब्लिक ऑफिसर्स को, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उनको, कि आप हमें सपोर्ट करें, इसे कहते हैं लॉबिंग। या फिर बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन दस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट कॉल्ड प्रोपेगेंडा। या फिर पब्लिक को इन्फ्लुएंस करे और उसके तरीके से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, और इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकली तो एक्टिव नहीं है, पर ये जो अपने काम कराने के लिए पॉलिटिकल पावर को एज ए इनडायरेक्ट मीडियम काम में ले रहे हैं। उसके बाद हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम मेनली अगर बात करें तो 6 टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप प्रेजेंट है। होने को बहुत सारे हैं, पर अभी हम इसके अंदर 6 टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो पहला है बिजनेस ग्रुप्स। द बिजनेस ग्रुप्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बॉडीज। They are most sophisticated, most powerful and largest of all pressure groups in India. तो ये जितने भी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बॉडीज हैं उनको बिजनेस ग्रुप्स कहते हैं, और ये सबसे पावरफुल प्रेशर ग्रुप है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक काफी बड़ा बिजनेस ग्रुप है जो काफी इंफ्लुएंस रखता है इन पॉलिटिकल मैटर्स। सेकेंड है ट्रेड यूनियंस। The trade unions voice the demands of the industrial workers. तो ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, वो जो डिमांड्स होती हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, उसको सामने रखती हैं। इन्हें लेबर ग्रुप्स भी कहा जाता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है हिंद मजदूर सभा। उसके बाद एग्रेरियन ग्रुप्स आते हैं 3rd नंबर पे। द एग्रेरियन ग्रुप रिप्रेजेंट द फार्मर एंड द एग्रीकल्चर लेबर क्लास। तो जो एग्रेरियन ग्रुप होते हैं फार्मर को और एग्रीकल्चर लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका एग्जांपल है ऑल इंडिया किसान सभा। फोर्थ है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशंस। दीज आर एसोसिएशंस दैट राइज द कंसर्न्स एंड डिमांड्स ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट एंड टीचर्स। उसके बाद फिफ्थ है हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्टूडेंट्स की डिमांड आगे रखते हैं। इसका एग्जांपल है एबीवीपी जो इस टाइम बीजेपी से जुड़ी हुई है, और एनएसयूआई जो हम देखते हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करती है। उसके बाद है कांग्रेस का इनको सपोर्ट मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिसके अंदर हम आरएसएस का नाम ले सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद है इसका एग्जांपल, शिरोमणि अकाली दल है। तो ये हमारे थे प्रेशर ग्रुप्स। लास्ट और हमारा फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मिसलेनियस प्रोविजंस। तो हम इसके अंदर काफी सारे मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, उनके बारे में काफी बार पहले बात भी कर चुके हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम सबको एक एक बार करके देख लेते हैं। तो पहला है आर्टिकल 361 से 367 तक मेंशन किया हुआ है। तो 361 है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे जो भी वो एक्सरसाइज करते हैं ड्यूटीज, जो भी एक्सरसाइज करते हैं पावर या ड्यूटीज। उसके बाद 363 हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते कोर्ट्स इन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी ऑफ विद इंडियन रूलर्स। फिर 363 ए बात करता है अबॉलिशन ऑफ रूलर्स एंड प्रिवी पर्स। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो रूलर जो प्रिंसेस थे आफ्टर कमेंसमेंट उनको ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उनके साथ आप कह सकते हैं कि एक करार कर लिया गया था जिसके एवज में उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, और उनके जो हेयर्स होते थे, जो उनके वंशज होते थे, उनको रूलर्स कहा जाता था। पर आर्टिकल 363 ए के द्वारा उनको ये जो उनकी जो आप कह सकते हैं पोजीशन थी हटा दी गई, और उनका जो प्रीवी पर्स था जो उनको गवर्नमेंट कंपनसेट करती थी वो भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 364 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है पोर्ट्स और एरोड्रम की। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकते हैं मेजर पोर्ट्स और एरोड्रम्स के ऊपर, पर प्रेसिडेंट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन उसके अंदर अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वो रिलेटेड टू आप कह सकते हैं जो हमारे जो जहाज होते हैं पानी के जहाज उनके लिए रिलेटेड है, और एरोड्रम का मतलब है रिलेटेड टू एयरवेज। आर्टिकल जो 365 है ये इनेबलिंग आप कह सकते हैं, एक तरह से इनेबलिंग क्लॉज है
जो इनेबल करता है आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल के लिए भी बात करता है, तो उसकी आप एक अनदर कंडीशन भी कह सकते हैं। State has failed to comply any direction of the executive power of the union, it shall be lawful for the president to hold that situation has arisen in which government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of this constitution। इसमें कहा गया है कि अगर स्टेट जो है फेल कर जाती है कि वो डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनको नहीं मानती, तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं इस केस के अंदर। फिर कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के अंदर हम इसमें 6 डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं। तो पहला है फेडरल कोड। फेडरल कोड का मतलब है कि वो कोर्ट्स जो एस्टेब्लिश किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और इन्होंने फंक्शंस किया अंटिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। तो हम देखते हैं कि जो फेडरल कोर्ट है इनको रिप्लेस कर दिया गया एज सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट इन 1950। एंग्लो इंडियन की बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी पार्लियामेंट जो हमारा चैप्टर था उसमें बात कर चुके हैं कि कोई भी पर्सन जिसके फादर या मेल प्रोजेनिटर्स या फिर कोई मेल लाइन में से अगर यूरोपियन डिसेंट का हो तो उसे एंग्लो इंडियन कहेंगे। इसके अंदर ब्रिटिशर्स ही नहीं अदर यूरोपियंस को भी ऐड किया गया है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब सिंपली ये होगा कि जो आर्टिकल 352 का क्लॉज 1 बताता है, मतलब जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है उसी को यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहा गया है। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है कि कोई भी कास्ट, रेस या ट्राइब जो आर्टिकल 341 में मेंशन है, और शेड्यूल ट्राइब का मतलब है कोई भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी जो आर्टिकल 342 में मेंशन है। यूनियन टेरिटरी का मतलब है कोई भी यूनियन टेरिटरी जो स्पेसिफाई की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। इसका लास्ट है आर्टिकल 367 लॉज और एक्ट्स और लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड मॉडिफाइड लॉज इन डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो लॉज और एक्ट की डेफिनेशन बता रहे हैं कि कौन से लॉज और एक्ट्स होंगे। तो इसमें अगर कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है या कोई भी ऑर्डिनेंस के द्वारा लॉ बनाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, उसे लॉ कहा जाएगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम पार्ट 21 इस सीरीज के अंदर नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है पसंद आई होगी। अगर इस सीरीज के अंदर अगर एडिशन होगा तो वो करा जाएगा, पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई चैप्टर की अगर जितने भी हमारे पार्ट्स या आर्टिकल्स थे वो खत्म हो चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।